जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों, क्योंकि परीक्षा आने वाली है। आप सभी को पता हो गया होगा बच्चों, हमने वीडियो अपलोड किया है, आपको बताया है परीक्षा से संबंधित न्यूज को। तो हमारे जितने बच्चों देख लिए हैं न्यूज को, वो तो तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। और अन्य जितने सारे आपके सहपाठी हैं, रिलेटिव हैं, सबको ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए, ताकि सब परीक्षा के डेट से अवगत हो जाएं और अपनी पढ़ाई को धार देना प्रारंभ कर दें, अपनी पढ़ाई को तेजी में लाना प्रारंभ कर दें। तो आइए बच्चों, हमने भक्ति और श्रृंगार, जो कि बिहारी लाल द्वारा रचित है, इसके आधे पार्ट को हमने देखिए 11 दोहा तक कंप्लीट कर लिया था। एक बार आप एक नज़र देख लीजिए और उसके बाद शेष भाग को आज हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। और इसके बाद बच्चों इनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर को लाएंगे और फिर उसके बाद निरंतर हम ऐसे आपको इस वीडियो के माध्यम से बच्चों, इस चैनल के माध्यम से निरंतर आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 के जो बच्चे हैं हिंदी विषय का, उनका संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ से निरंतर प्रोवाइड हो रहा है। तो आप निश्चिंत होकर से पढ़ने पर फोकस कीजिए और सिलेबस आपका कंप्लीट अवश्य होगा, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य है कि आपको परीक्षा तक सिलेबस कंप्लीट करना। बस आप चैनल से जुड़ जाइए और बस निरंतरता बनाइए पढ़ने पर, सारे विषय को रोजाना पढ़ने पर फोकस कीजिए। तो देखिए बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का पूरा प्रयास करें। चलिए चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पिए के ध्यान गही गही रही वही भवे नारी, और आपू ही आरसी लख रीझत रिछवारी। समझिए, पिए के ध्यान गही गही रही वही हवे नारी, और आप ही आरसी लख रीझत रिछवारी। अब इसका अर्थ हम लोगों को समझना चाहिए बच्चों कि ये रिझवार क्या है। तो रिझवार बच्चों, रूप गुण पर रीझने वाली स्त्री। क्या? रूप और गुण पर रीझने वाली स्त्री को रिझवारी कहते हैं। और गही का अर्थ आप समझ रहे हो बच्चों, गही गही जो है ना, इसको व्यस्तता से, हिंदी में हम इसे व्यस्त कहते, प्रस्त कहते हैं। प्रस्त मतलब ग्रस्त होना बच्चों, ग्रस्त होना, प्रस्त होना। आरसी का अर्थ दर्पण है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा कि दर्पण का पर्यायवाची आरसी भी होता है। आरसी अर्थात दर्पण, शीशा जिसको कहते हैं अपनी आम भाषा में। लख का अर्थ होता है देख कर। यहाँ पर देखिए लख लिखा है ना, तो लख का अर्थ होता है देख कर। और रीझत मतलब होता है बच्चों प्रसन्न होना। रीझत का अर्थ होता है प्रसन्न होती है या होना, या रीझती है या प्रसन्न होती है। चलिए अब इसकी व्याख्या को हम लोग फोकस करते हैं, व्याख्या जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप जानते हैं कि कविवर बिहारी राधा और कृष्ण को नायक नायिका के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, नायक के न रहने पर नायिका अर्थात श्री कृष्ण के न रहने पर राधिका उनके ध्यान में डूबकर भ्रमवश अपने को ही प्रियतम मान रही हैं। एक सखी नायिका की ऐसी स्थिति को देखकर, अर्थात राधा की ऐसी स्थिति देखकर उनकी सखियां दूसरी सखी से कह रही हैं कि यह नारी अपने प्रिय के ध्यान में डूबी हुई है, उसके समान ही व्यवहार भी कर रही है, आचरण भी वैसा ही कर रही है जैसे कि वही नायक हो। अपने रूप को दर्पण में निहारते हुए नायक के अभाव में दुख, वेदना, व्याकुलता अपने रूप पर नायक मतलब अपने ही चेहरे को नायक समझकर स्वयं रीझ जाती है, मान जाती है, प्रसन्न हो जाती है। और नायक उनके रूप पर रीझता था, जैसे कि नायक उनके रूप पर प्रसन्न हो जाता था, खुश हो जाता था, वैसे स्वयं वो अपने रूप पर प्रसन्न हो रही हैं। यहाँ पर भाव समझिए बच्चों, इस दोहे में नायक के अभाव में नायिका के खुद अपने रूप पर रीझने के भाव को चित्रित किया गया है। बच्चों यहाँ पर समझिए, श्रृंगार रस तो सभी में है, लेकिन यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। समझ रहे हैं आप? वियोग श्रृंगार। चलिए, जोग जुगत सीखिए सबय मनो महामुनि मैन, और चाहत पिए अद्वैतता कानन सेवत नैन। फिर से पढ़िए बच्चों, जोग जुगति सिखाए सबय मनो महामुनि मैन, और चाहत पिए अद्वैतता कानन सेवत नैन। अब इसके भावार्थ को समझते हैं बच्चों, थोड़ा सा पहले अर्थ को भी देख लेते हैं। जोग जुगत आपने पढ़ा, यहाँ पर ये देखिए जोग जुगत लिखा हुआ है ना, तो इसके अर्थ को सबसे पहले समझ लीजिए। प्रियतम से संयोग के उपाय से, प्रियतम से
अर्थात संयोग के उपाय से प्रियतम से मिलना यहाँ पर हो जाएगा जोग जुगति। और योग का अर्थ होता है बच्चों क्रिया करना, ध्यान करना, विधान करना। तो और फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब योग का अर्थ होता है योग भी होता है, और जोग जुगति का अर्थ मतलब प्रियतम से संयोग से उपाय से मिल जाना, संयोग के उपाय से मिल जाना, अचानक से मिल जाना, संयोग से मिल जाना। सीखिए का अर्थ है बच्चों शिक्षा दे दी है, दिया जाता है, सिखाया जाता है। महामुनि अर्थात महान जो साधक हैं, महामुनि का अर्थ महान साधक। मान का अर्थ होता है बच्चों यहाँ पर कामदेव से लिया गया है। कामदेव का कई अर्थ है, मतलब कई पर्याय है। मान यहाँ पर भी दिया गया है। कामदेव तो है ही, मनोज भी कहा जाता है, और भी कई इनके पर्याय हैं बच्चों। ये सब पर्याय भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में 2 नंबर या 1 नंबर का प्रश्न इससे भी बनेगा। पर्यायवाची हो गया, शब्द विलोम हो गया, और वाक्यों के लिए एक शब्द हो गया, या इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, या त्रुटि से संबंधित शब्द बनेंगे। अब देखिए बच्चों ब्रह्मा पक्ष, यहाँ पर देखिए, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कानन, कानन का अर्थ कानों को, यहाँ पर कानन है नहीं, ये देखिए, तो कानन का अर्थ कानों को, नयन मतलब नयन हो जाएगा, मैन मतलब कामदेव हो गया। इस प्रकार से बच्चों अति उचित आचार और संयम विचार रखने वाले योगी की बात हो रही है बच्चों। यहाँ पर नयन भी है, नयन का अर्थ 2 होगा। अब आइए यहाँ पर व्याख्या को फोकस करते हैं हम लोग। प्रसंग देख लेते हैं बच्चों की। इस दोहे में नव यौवना मुग्धा नायिका अर्थात राधिका की सखियाँ उनके नेत्रों के सौंदर्य और विस्तार की प्रशंसा कर रही हैं। जोग जुगत सिखे मनो और महामुनि में चाहत पिए अद्वैत तथा कानन से बतलाए। तो अब इसके भाव को समझिए बच्चों। क्या यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि नायिका बड़ी बड़ी आंखों की प्रशंसा, नायिका की बड़ी बड़ी आंखों की प्रशंसा करते हुए, श्लेष अर्थ में है बच्चों यहाँ पर। श्लेष, श्लेष का अर्थ की शब्द एक है, इसमें 2 अर्थ है। अभी आपने देखा कि जोग जुगत का प्रियतम से संयोग के उपाय से मिल जाना, और योग का मतलब होता है क्रिया के विधान। 2 अर्थ होते हैं, योग को योग भी कहते हैं और योग भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर 2 अर्थ है बच्चों। तो महामुनि की योग युक्ति का भी वर्णन किया गया है। कभी नायिका के पक्ष में कह रहे हैं कि उनकी आंखें कानों तक फैली हुई हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानव कामदेव रूपी गुरु से शिक्षा पाए हुए ये आंखें कानों तक फैलकर अपने प्रियतम को पाना चाहती हैं। और कवि के कहने का तात्पर्य है कि नायिका की इन बड़ी बड़ी आंखों को देखकर नायक उस समय प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, रीझ जाते हैं, और उससे मिलने के लिए आएंगे, अपने से अलग होने नहीं देंगे। ऐसा यहाँ पर भाव है बच्चों। शिष्य के पक्ष में कवि कह रहे हैं, यहाँ पर शिष्य के पक्ष में हो गया, वहाँ पर नायिका के पक्ष में था। तो शिष्य के पक्ष में कवि कह रहे हैं कि किसी महामुनि के द्वारा योग युक्ति की शिक्षा पाया हुआ कोई शिष्य जंगल में रहकर तपस्या करता हुआ भगवान से एकाकार होना चाहता है। तो देखिए बच्चों श्लेष में है, तो श्लेष में यहाँ पर 2 अर्थ हो गया, एक तो नायिका के अर्थ में, एक तो शिष्य के अर्थ में। चलिए अब यहाँ पर भाव समझिए, क्या समझ रहे हैं बच्चों, भाव क्या निकल रहा है यहाँ से, इस दोहे से। तो नायिका के नायक से तथा योगी के परमात्मा से एकाकार होने के भाव को अभिव्यक्त किया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और चढ़ायो रहे परियो पीठ कच भारू, और रहे गरे परी राखी वो तव ही परहारू। अब इसके भाव को समझते हैं बच्चों। कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार बाल को सिर पर धारण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार अर्थात मान सम्मान के साथ रखा जाता है। बाल को सिर पर धारण करने का अर्थ यहाँ पर मान सम्मान से रखा जाता है, फिर भी वो पीठ पर भार के रूप में पड़ा रहता है, अर्थात वो बिना सम्मान के रहना चाहता है। उसी प्रकार अयोग्य व्यक्ति को चाहे अत्यधिक सम्मान दिया जाए, फिर भी वो दृष्ट बनकर समाज में बिना सम्मान के ही रहता है। कवि का कहने का आशय है बच्चों कि जिस प्रकार हार बिना इच्छा के गले में पड़कर ही रहता है, तो भी वो हृदय पर ही धारण किया जाता है, अर्थात गले में पड़ा हुआ हार हमेशा चमकता रहता है। उसी प्रकार गुणी व्यक्ति
यदि बिना किसी इच्छा के या बिना मान सम्मान के रहे तो भी वो हार की तरह हृदय पर ही रहता है, अर्थात वो समाज में मान सम्मान ही पाता है। गुणी या योग्य व्यक्ति किसी के साथ रहकर हमेशा अपने गुणों से चमकते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया बच्चों कि श्लेष है, तो श्लेष पे दो दो अर्थ बताया गया। एक तो अर्थ हमने आपको बताया कि बाल को लेकर, कि बाल सिर पर अर्थात सम्मान के साथ रखा रहता, फिर भी वो पीठ पर आकर अपना भार भार गिराए रहता है। इसका मतलब ये है कि मतलब बिना सम्मान के रहना चाहता है, अर्थात अयोग्य जो व्यक्ति होता है चाहे जितना उसको सम्मान मिले लेकिन वो अपनी अयोग्यता के कारण बिना सम्मान के ही रहता है। अब मान सम्मान यहाँ पर भाव समझिए दोहे में कि मान सम्मान योग्यता और अयोग्यता के आधार पर मिलता है। मान सम्मान किसके आधार पर मिलता है? योग्यता और अयोग्यता के आधार। इसी भाव को इस दोहे में अभिव्यक्त किया गया है बच्चों। आइए अब हम 13 नंबर पे दोहे पे चलते हैं। रहो गुणी बेनी लख, बुझबे के त्योहार और लागे नीर चुजान, जे नीठ सुखाए बार। तो अब इसके बात को समझिए बच्चों के भाव का यहाँ पर दे रहा है। प्रस्तुत दोहे में कवि नायक और नायिका का श्रृंगारिक वर्णन कर रहे हैं। करते हुए श्रृंगारिक वर्णन कह रहे हैं कि नायक नायिका के बाल अर्थात चोटी गूंथ रहा है। नायक क्या है? नायिका की चोटी गूंथ रहा है। तो नायक के स्पर्श से नायिका को पसीना आ गया जिससे उसके बाल भीग गए। इसीलिए वो नायक से कह रही है कि रुको, चोटी गूंथना बंद करो, तुम्हारी चोटी गूंथने का ढंग मैंने देख लिया, मैंने बड़ी मेहनत से मैंने अपने बाल सुखाए थे, वह फिर से गीले हो गए। उनसे पानी टपकने लगा। अतः नायिका, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा बच्चों, इतना थोड़ी पानी निकलेगा बाल से कि जो पानी टपकने लगे, वो भी पसीने से। तो अतः नायिका नायक पर दोषारोपण कर रही है कि उसकी जो चोटी है उसको गूंथना चोटी नहीं आता नायक को। अब यहाँ पर भाव देखिए बच्चों, नायिका के लंबे बाल होने के कारण उसके मन के गर्भ के भाव को नीठ सुखाए बार अर्थात वाक्यांश से व्यक्त किया गया है। नीठ सुखाए बार। चलिए, ये थोड़ा क्लेश है बच्चों, आपको बार बार इसको समझना पड़ेगा। करमुदरी की आर से प्रतिबिंबित प्यों पाई और पीठ दिए निधरक लखाएं और इकटक दीठ लगाए। इकटक डीठ लगाए। इकटक मतलब निष्पलक, मतलब बिना पलक गिराए देख रहे हैं। डीठ मतलब दृष्टि होता है बच्चों का, ध्यान दीजिएगा। व्याख्या यहाँ पर समझिए कब क्या कह रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि नायिका अपने हाथ की अंगूठी के नग अर्थात दर्पण में अपने पीठ पीछे बैठे प्रियतम नायक के प्रतिबिंब को देखकर एकटक दृष्टि से होकर देख रही हैं और उसके प्रियतम पीठ पीछे, उनके प्रियतम का पीठ पीछे है। इसीलिए वो इस बात से चिंतित हैं कि उसे अपने प्रियतम को अपलक बिना पलक झपकाए दृष्टि से देखते हुए कोई देख नहीं रहा हो। मतलब देख भी रही हो, चिंता भी है कि कोई देख ना ले। नायिका के द्वारा नायक चतुराई पूर्वक देखे जाने के भाव। नायिका के द्वारा बच्चों नायक को अर्थात राधा के द्वारा श्री कृष्ण को चतुराई पूर्वक देखे जाने के भाव यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से प्रस्तुत होता है बच्चों। रस यहाँ पर आप जान रहेंगे श्रृंगार रस है और छंद आप देख ही रहे, पूरा दोहा है, पूरा का पूरा दोहा ही। ये भाषा ब्रज भाषा है बच्चों। ये जो दोहा है सब ब्रज भाषा में है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हर जगह नहीं बता रहे क्योंकि अब आप जानते हैं कि दोहा है, यहाँ पर ब्रज भाषा है। शैली यहाँ पर मुक्तक है बच्चों और यहाँ पर विभावना अलंकार है। हर अलग अलग दोहे का अलंकार भी थोड़ा सा अलग अलग होता है बच्चों। कहीं पर अन्योक्ति हो जाता है, कहीं पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है और कहीं पर क्या कहते हैं विभावना अलंकार हो जाता है। शब्द शक्ति बच्चों यहाँ पर व्यंजना है। व्यंजना का अर्थ चीज़ों को घुमा फिरा के उल्टा कहना, सीधा सीधा व्यंग में कहना, ऐसा व्यंजना। चलिए अब हम दोहा नंबर 17 पे चलते हैं। खेलन सिखाए अली भले चतुर अहेरी मार और कानन चारी नयन मृग नागर नरनु शिकार। अब इसको समझिए बच्चों। सखी नायिका से कहती है कि ये सखी कामदेव रूपी चतुर शिकारी ने कानों तक विचरण करने वाले तुम्हारे नेत्र रूपी हिरणों को नगर में रहने वाले चतुर लोगों का शिकार करना अच्छी प्रकार सिखा दिया है। सामान्यतः शिकारी हिरण का शिकार करता है, किंतु यहाँ नेत्र रूपी हिरण अर्थात दीर्घ नेत्र, लंबे आंख नेत्र
नगर में रहने वाले चतुर लोगों का शिकार कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि नायिका अपने नेत्रों से जिस भी पुरुष की ओर देख लेती है वो घायल हो जाता है, उस पर आसक्त हो जाता है। ये सब कामदेव का ही प्रभाव है। जिस प्रकार कोई शिकारी अपने शिष्य को शिकार करने की कला सिखाता है, वैसे ही कामदेव ने नायिका को इस कला में निपुण कर दिया है कि वो चतुर पुरुषों की को अपनी ओर आकर्षित कर ले। बस इतनी सी बात है बच्चों। अब आइए हम दोहा नंबर 18 पे चलते हैं। ललन सलोने अरु रहें, अति स्नेह सौ पागी, और तनक कचाई देत दुख, सूरन लव मुख लागी। अब इसके व्याख्या को समझिए बच्चों। तो इसमें क्या कह रहे हैं कवि कि नायिका और नायक अर्थात राधिका और अपने श्री कृष्ण को उलाहना देती हैं, मतलब कोई शिकायत कर रही है कि यदि तुम सुंदर भी हो और प्रेमी भी हो, फिर भी तुम्हारा व्यवहार अत्यंत कटुपूर्ण है, कपटपूर्ण है, कपट है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे सौंदर्य और प्रेम में कोई कमी नहीं है, पर तुम्हारा ये जो कपटपूर्ण व्यवहार है अत्यंत दुखदायी है। घी में भुनने तथा नमक डाले जाने पर भी जमी कंद कच्चा ही रह जाता है और मुंह कट जाता है। इसी प्रकार से तुम्हारा व्यवहार भी जमी कंद के समान है। कहने का आशय यह है बच्चों कवि का कि तुम्हारा अर्थात श्री कृष्ण, राधिका कह रहे हैं कि श्री कृष्ण दूसरी स्त्री के पास जाना और मुस्कुराना उसे अत्यंत दुखी कर देता है। मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पर भाव समझिए बच्चों की नायक कपटपूर्ण व्यवहार से नायिका पर होने वाले दुखद प्रभाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। नायक के कपटपूर्ण व्यवहार से बच्चों नायिका पर होने वाले दुखद व्यवहार को प्रभाव को यहाँ पर भाव यही है बच्चों की स्पष्ट किया जा रहा है। चलिए अब हम लोग अनियारे दीरघ दीर्घरुण किति न तरुणी समान, और वो चितवन और कछु जी बस होत सुजान। अब यहाँ पर इस अर्थ को समझिए बच्चों कि प्रस्तुत दोहे में कवि बताना चाहते हैं कि रसिक लोग अर्थात प्रेमी लोग सिर्फ बड़ी और नुकीली आंखों में अनुरक्त नहीं होते, बल्कि वे प्यार भरी दृष्टि देखकर अपना हृदय दे देते हैं। कवि फिर आगे कह रहे हैं कि नुकीली एवं बड़ी बड़ी आंखें व आंखों वाली कितनी ही तरुणियां अर्थात युवतियां इस संसार में होती हैं, किंतु उन सबके देखने का तरीका एक जैसा नहीं होता। उस दृष्टि में कुछ विशेष बात होती है जिससे सुजान बूढ़ी जन वशीभूत होते हैं। कवि के कहने का आशय है कि जिस दृष्टि से प्यार भरा हुआ होता है, जिस दृष्टि में प्यार भरा हुआ होता है, बूढ़ी जन उसी के प्रति आकर्षित होते हैं। चलिए बच्चों, क्यों बसिए क्यों निबहिए, नीत नेह पुरनाही, लगा लगी लो इन करें, और नाहक मन बद जाए। अब इसके भाव को समझिए बच्चों। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कवि क्या कह रहे हैं कि प्रेम के नगर में कोई नीत अनुशासन या कोई नियम नहीं चलता है। इस नगर में कोई क्यों बसे या क्यों निर्वाह करे, क्योंकि जब किसी को प्रेम होता है तब वो सभी सीमाओं को लांघ जाता है। देखा देखी तो लोग अपनी आंखों से करते हैं, अर्थात प्रेम में टकराती हैं आंखें, परंतु व्यर्थ में निरपराध मन बध जाता है। भाव यहाँ पर यह है बच्चों समझिए कि प्रेम नगर के अनैतिक भाव की अभिव्यक्ति इस दोहा में हुआ है, जिसमें अपराधी आंखें होती हैं और दंड मन को मिलता है। यहाँ पर रस श्रृंगार रस है बच्चों। अब आज आप अंतिम पंक्ति को देख लीजिए, और इस दोहे को रत्नाकर बिहारी द्वारा रचित रत्नाकर से लिया गया है, बिहारी रत्नाकर। तो देखिए, दृग उर्झत टूटत कुटुंब, यहाँ पर विरोधा अलंकार है बच्चों। देखिए, जुरत चतुर चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन ही दई नई यह नीत। आपने कहा क्या कहते हैं विरोधाभास अलंकार है कैसे मैम? तो देखिए यहाँ पर लिखा दृग उर्झत, आंखें उलझती हैं, और फिर टूटत कुटुंब टूट जाते हैं, मतलब जो बंधु लोग होते हैं बिछड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर जुड़ने की बात कैसे हो गई कि जुरत चतुर चित प्रीत, जुड़ने की भी बात हो रही है, टूटने की भी बात हो रही है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। तो अब हम चलते हैं, इसको समझाते हैं आपको। और यहाँ पर श्लेष अलंकार भी रहेगा, असंगत भी आप कह सकते हैं। तो समझते हैं। सबसे पहले इसके भाव को हम लोग देख लेते हैं कि बिहारी क्या कह रहे हैं।
कवि बिहारी कहते हैं कि जब नायक नायिका के नेत्र उलझते हैं, अर्थात उनमें परस्पर एक दूसरे से प्रेम होता है, तो उनके कुटुंब छूट जाते हैं। मतलब फिर जो अपने सगे संबंधी होते हैं वो बिछड़ जाते हैं, अर्थात नायक नायिका कि अपने अपने जो कुटुंब परिवार होते हैं उनसे संबंध टूटने लगता है। वह दोनों एक दूसरे को अपना सब कुछ समझने लगते हैं। इसी प्रकार प्रेमिका के चित्त में परस्पर गहरा प्रेम जुड़ जाता है और ये देखकर दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ जाती है, अर्थात दुष्ट अपने ईर्ष्या उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि हे देव, ये तो प्रेम की नई और विचित्र रीत है। इसमें असंगति अलंकार का प्रयोग भी हुआ है बच्चों, और विरोधाभास भी यहाँ पर उल्टा आ जाता है। तो ये दोनों अलंकार आप समझिए। और देखिए कैसे कि उलझता कोई है और टूटता कोई और है। तो इस प्रकार अगर आप देख रहे हैं तो ये हो जाता है असंगत अलंकार। क्यों? उलझता कोई अर्थात मिलता कोई और है और टूटता कोई और है। चित्त किसी और का जुड़ता है और गांठ कहीं और पड़ती है। तो इस प्रकार देखा जाए बच्चों तो यहाँ पर असंगत अलंकार भी होगा। और अगर शब्दों पर फोकस किया जाए कि यहाँ टूटत है, यहाँ जुड़त है, तब यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ पर इस दोहे में भाव समझिए बच्चों। प्रेम की विचित्र रीत का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन हुआ है। तो मुझे विश्वास है चीज़ें आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से। अब चलिए बच्चों, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर को लेकर। मुझे पूरा विश्वास है चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं बच्चों, चूँकि ये थोड़ा सा क्लिष्ट है और इसको 2 से 3 बार आपको समझना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट पंक्ति में से बच्चों कवि और बिहारी का जीवन परिचय भी इम्पोर्टेंट है। आप जीवन परिचय, साहित्य परिचय इनका याद कर लीजिएगा, हमने पढ़ा दिया है, आप इसको याद कीजिए। आपका परीक्षा नज़दीक आएगा बच्चों तो हम हैंड रिटन में आपको लिख के स्पष्ट दिखाएंगे कि आपको कैसे ये क्या कहते हैं परिचय लिखा जाता है, जीवन परिचय किसी भी कवि या लेखक का। तो इससे पहले बच्चों आप फैक्ट जो हमने कहा आपसे कि जो ये फ्लो चार्ट होता है किसी भी जीवन परिचय का, ये फ्लो चार्ट ऐसे इसमें जो भी फैक्ट है आप इसको खूब याद किए रहिएगा। अगर ये आपका सही है तो फिर आपको नंबर कहीं से कम नहीं होगा। चलिए बच्चों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुझे पूरा विश्वास है चीज़ें आपको समझ में भी आ रही हैं। चलते चलते आपको छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है बच्चों, आप जानते हैं बच्चों कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करने का प्रयास अवश्य कीजिए बच्चों। और अपनी पढ़ाई को धार देना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक है और आपको हिंदी विषय में 90+ नंबर लाना है। जय हिंद बच्चों।